हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड का इतिहास हमारा अधिकांश कवर भी हो चुका है। बस कुछ ही हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था उत्तराखंड के आंदोलन। तो उत्तराखंड के आंदोलनों में मैं आपको 5 वीडियो अभी तक दे चुका हूँ, यानी कि 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी छठी वीडियो होने वाली है। इन 5 वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के आंदोलन पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, प्ले लिस्ट में आप लोग हमारे चैनल की जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, अगर आप वीडियो आपको पसंद आते तो लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों एक बात और, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि अभी तक हमने उत्तराखंड का क्या क्या कोर्स कवर कर लिया है, उत्तराखंड के कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट रहिएगा, ज़्यादा नहीं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या कवर कर लिया है। देखिए, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, कुड़िंद राजवंश, शक, कुषाण, गोविषाण का मित्र राजवंश, कृतपुर राज्य, छागलेस का राजवंश, सिंहपुर का यदु राजवंश, नाग राजवंश, यौधे, मौखरी राजवंश, वर्धन वंश, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य, पौरव वंश, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य, कार्तिकेयपुर राज्य, परमार वंश, चंद वंश, गोरखा राज्य, ब्रिटिश उत्तराखंड, यानी कि जिस समय उत्तराखंड में अंग्रेज यहाँ पर शासन करने आते हैं, आंग्ल गोरखा युद्ध, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये समझाया था। उत्तराखंड के वन आंदोलन, ये भी मैं कवर करवा चुका हूँ। उत्तराखंड के अन्य आंदोलन, ये तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी हमारा काफ़ी कुछ कवर हो गया है। ज्योग्राफी में आपके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी जल्द ही आपको करवा दूंगा। पर्वत, ग्लेशियर, राज्य की भौगोलिक स्थिति, राज्य को स्पर्श करने वाले जिले, या और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड को कौन कौन से जो दूसरे स्टेट हैं, वो दूसरे स्टेट के कौन कौन से जिले उत्तराखंड के जिलों को स्पर्श करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये समझा रखा है। आप लोग जाके देखिए, हमारी चैनल की आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर जो भी हमारा टॉपिक है उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, दर्रे, बुग्याल, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर, इसकी सीरीज हमने चला रखी है, और राजेंद्र बलौदी जी की जो पुस्तक है उसकी भी हमारी एक सीरीज चल रही है। तो इतना सारा हम लोग अभी उत्तराखंड के इतिहास में कवर कर चुके हैं, और जल्द ही हमारा उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, और थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के आंदोलन में कुली बेगार प्रथा या फिर कुली बेगार आंदोलन। बहुत ही अच्छे से इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए ठीक है। देखिए, कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में काफ़ी पहले से मौजूद थी, परंतु 1815 में अंग्रेजों का उत्तराखंड में अधिकार हो गया, जिसके साथ कुली बेगार प्रथा के द्वारा उत्तराखंड के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया। देखिए, 1815 में जिस समय क्या होता है, उत्तराखंड में अंग्रेजों का राज स्थापित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसी समय से ही कुली बेगार प्रथा शुरू हुई। कुली बेगार प्रथा अंग्रेजों के आने से पहले भी उत्तराखंड में चल रही थी, लेकिन उससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, उससे पहले आंदोलन क्यों नहीं हुआ कुली बेगार प्रथा के खिलाफ। कारण ये था, अंग्रेज जब यहाँ पर आते हैं 1815 में, तो जो कुली लोग थे, जो कुली का कार्य करते थे, उनका शोषण होने लगा, उन पर अत्याचार होने लगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं होने लगी, जिस कारण से क्या होता है, 1815 से क्या होता है, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया, और यहाँ पर क्या होता है, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है और कुली बेगार आंदोलन शुरू होता है। तो यही सारी चीज़ें आज हमको पढ़नी है। अब देखिए, बेगार क्या होती है, बिना वेतन दिए काम कराना। बिना वेतन दिए काम कराना मतलब कुली बेगार ही तो था ना, बिना वेतन के काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, इसी को हम लोग कह सकते हैं कुली बेगार। चलिए ठीक है। अब देखिए, यह प्रथा पहले से चल रही थी, पहले से यह प्रथा चली आ रही थी, परंतु ब्रिटिश काल में इसका नया रूप प्रकट होता है, जिसमें कि बहुत से लोगों का शोषण होता है। जो लोग कुली का काम करते थे उनका इसमें शोषण होने लगा था। अच्छा, एक बात और है, ये कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में चलाई क्यों गई थी। देखिए, यहाँ पर इसीलिए चलाई गई थी क्योंकि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो परिवहन की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई अंग्रेज अधिकारी आता है या कोई अंग्रेज यात्री आता था उस टाइम पे, तो उसको क्या होता था, परिवहन की सुविधा उसको उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आवाजाही बढ़ गई थी ना, जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पर आवाजाही, पर्यटकों की आवाजाही, जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं उनकी आवाजाही बढ़ गई थी। तो इस कारण से क्या होता है, परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजों का कोई सामान हो, सैनिक
सैनिकों के शस्त्र हो, कोई खाद्य सामग्री हो, उसको ले जाने के लिए परिवहन की समस्या बढ़ गई थी, जिस कारण से अंग्रेजों ने इन कूलियों का प्रयोग करना शुरू किया और इन पर शोषण करना शुरू किया। तो यही थी कूली बेगार प्रथा। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं और बातें। देखिए, कुली बेगार प्रथा के प्रकार। देखिए, कुली बेगार जो प्रथा थी, इसके 3 प्रकार थे। 3 प्रकार से यह कुली बेगार प्रथा 3 प्रकार से चल रही थी। इसको हम लोग जानते हैं तीनों प्रकारों को, क्योंकि देखिए बेसिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उस देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, कोई भी चीज़ हो ना, उसका आपको बेसिक जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, सबसे पहला आता है कुली उतार। तो कुली उतार क्या था? जब गाँव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे तो इसे कुली उतार कहा जाता था। अब देखिए, जैसे कोई गांव है, पहाड़ों में तो पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कहाँ रहते हैं? ऊंचाई वाले क्षेत्र पर रहते हैं। अब वो नीचे उतर रहे हैं किसी कार्य को मतलब कुली का काम करने के लिए, तो इसे क्या कहा गया? कुली उतार। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, दूसरा आता है कुली बेगार। ये कुली बेगार क्या था? देखिए, एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है, कुली बेगार क्या था, कुली उतार क्या था, कुली बर्दाश्त क्या था, ऐसे भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुली बेगार क्या था? जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता था तो वहां के लोगों से निःशुल्क कुली का कार्य करवाया जाता था। मतलब कि जैसे मान लिया कोई ब्रिटिश अधिकारी है, अगर वो किसी भी गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाता है तो उस गांव के जो भी लोग हैं, जो भी कुली का कार्य करने के लिए उनको चुना गया है, तो उनसे निःशुल्क कुली का कार्य करवाया जाता था। देखिए, इसमें कभी कभी तो क्या होता था, जो जो अंग्रेज थे वो लोग नाम मात्र का कभी कभी पैसा दे दिया करते थे, लेकिन बहुत ही कम। मतलब हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पर अगर उनको 20 रुपया मिलना चाहिए तो वहाँ पर 1 या 2 रुपया ऐसे भी बहुत ही मुश्किल से उनको मिलता था या फिर नहीं मिलता था। मतलब नाम मात्र का भी पैसा यहाँ पर मिल जाए तो गनीमत थी। तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से निःशुल्क कूली का कार्य यहाँ पर करवाया जा रहा था। और देखिए, जैसे कि लकड़ी की व्यवस्था करना, पानी भरना, शौचालय साफ करना, ऐसे भी कुछ कार्य इसमें कुली जो यहाँ पर जो लोग थे जो कुली का कार्य कर रहे थे, उनसे यहाँ पर ऐसे कार्य करवाए जा रहे थे। साथ ही पानी भरना हो, लकड़ी की व्यवस्था करना हो, शौचालय तक साफ। देखिए, अब शौचालय तक साफ यहाँ पर करवाए जा रहे थे। तो इस चीज़ को जो यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने काफ़ी अपमानजनक इस कार्य को समझा। तो इस कारण से क्या होता है कि विद्रोह की भावना जागती है यहाँ के लोगों में और एक आंदोलन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कुली बेगार आंदोलन। चलिए ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त क्या था? जब अंग्रेज अधिकारी तथा उनके साथ के अन्य कर्मचारी किसी गांव में जाते थे तो उस गांव के लोगों को उन सब के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी होती थी। किसमें? कुली बर्दाश्त में। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ 3 व्यवस्थाएं उस समय थी, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त। और क्या थी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, गढ़वाल से बेगार प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए, एक नाम आता है पंथ्या दादा। हो सकता है एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। गढ़वाल से बेगार प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंथ्या दादा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुमाड़ी पौड़ी में। हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। गढ़वाल से बेगार प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पंथ्या दादा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में बेगार शब्द के स्थान पर विष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन काल की, प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में बेगार शब्द के स्थान पर विष्टि शब्द का भी प्रयोग किया जाता था या फिर किया गया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हम लोग पढ़ेंगे A to Z सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस जो है, जो मुख्य आंदोलन है, जो बेगार से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ें। जो डीपली जो चीज़ें हमको पढ़नी है ना, वो हम भी सब कुछ पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे PCS हो, लोअर PCS हो, या फिर ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, हर एग्जाम के लिए आपके काम आए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे। फिर देखिए, ब्रिटिश काल में प्रत्येक ग्रामीण को कुली बेगार का कार्य कौन सौंपता था? मतलब देखिए, प्रत्येक जो ग्रामीण होता था जो कुली बेगार का कार्य करता था, प्रत्येक ग्रामीण में जो जो कुली बेगार का कार्य करते थे उनको कुली का कार्य कौन सौंपता था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पटवारी तथा मालदार यह कार्य सौंपते थे ग्रामीणों को। कौन सा कार्य? कुली बेगार का कार्य। क्वेश्चन बनेगा, ब्रिटिश काल में ग्रामीणों को कुली बेगार का कार्य कौन सौंपेगा? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? पटवारी तथा मालदार। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, पटवारी तथा मालदार के पास एक रजिस्टर होता था जिस पर प्रत्येक ग्रामीण का नाम होता था। इसी
रजिस्टर को कुली रजिस्टर कहा जाता था। यही तो है कुली रजिस्टर, यही तो है मेन, यही थी जड़ इसकी। ये कुली रजिस्टर, इसको हम लोग कह सकते हैं काला रजिस्टर। बिल्कुल ही इसी का जो ये रजिस्टर था ना, इसी के माध्यम से शोषण हुआ करता था। तो जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ी देर में 14 जनवरी 1921 को जो हम लोग पढ़ेंगे ना, बागेश्वर वाला सरयू नदी के किनारे ये रजिस्टर बहा दिया गया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यही रजिस्टर था वो जिसको कि बहा दिया गया था। तो चलिए इस कुली रजिस्टर के बारे में हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं। देखिए कुली रजिस्टर के बारे में भी कुछ बात जानना आपको आवश्यक है। देखिए इस कुली रजिस्टर में क्या होता था, जो भी कुली का कार्य करते थे उनका लेखा जोखा इसमें लिखा जाता था। अब देखिए कुली बेगार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि कुली रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है वह ही कुली का कार्य करने के लिए आए। जैसे कि मान लिया कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है। अब जैसे मान लिया होता है क्या था, जैसे किसी अमीर व्यक्ति का टर्न हो, अमीर व्यक्ति की बारी हो कि आप इस दिन कुली का कार्य करने जाएंगे, लेकिन वो अमीर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी अपनी अमीरी दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर जो गरीब व्यक्ति है ना उसको अपनी जगह क्या करता था, कुली का कार्य करने के लिए भेज दिया करता था। तो अधिकांश संपन्न परिवारों के लोग अपने स्थान पर अन्य व्यक्तियों को कुली बेगार का कार्य करने हेतु भेज दिया करते थे। इसमें अधिकतर गरीब किसान तथा निम्न आर्थिक स्थिति के लोग शामिल हुआ करते थे। तो देखिए इस समय क्या था, जो निम्न आर्थिक स्थिति के जो लोग थे, जो जो गरीब किसान थे, उनका सर्वाधिक इसमें शोषण हुआ। क्योंकि जो जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अमीर व्यक्ति थे, तो वो तो इससे बच जाया करते थे। उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका निकाला हुआ था, पैसे के दम पर या फिर अपनी अमीरी के दम पर कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा तरीका निकाला हुआ था कि वो लोग कुली का कार्य करने से बच जाया करते थे। लेकिन जो गरीब तबके का वर्ग था ना, वो इसमें काफ़ी शोषित हुआ इस चीज़ से। तो ये कुली रजिस्टर में इन चीज़ों का लेखा जोखा उस समय रखा जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुली कार्य करने वाले व्यक्ति साधारणतया निम्न सामाजिक, निम्न आर्थिक स्थिति वाले कृषक तथा गरीब परिवार हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ना, जो अमीर तबके का वर्ग था वो क्या करता था, अपने पैसे के बल पर मतलब कुछ भी ऐसा कार्य उसने ढूंढ रखा था। या फिर जैसे कि निम्न, जैसे मान लिया मैंने आपको उदाहरण दिया ना, दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लिया एक अमीर एक गरीब है। अमीर व्यक्ति का टर्न हो तो क्या करेगा, गरीब व्यक्ति को डरा धमका कर जैसे भी दबा कर उसको क्या करेगा, कुली का कार्य करने के लिए भेज दिया करता था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कुली का कार्य करने वाले में अधिकतर लोग कौन थे, तो उसमें देखिए अधिकतर लोग जो गरीब किसान थे ना, जो गरीब कृषक वर्ग था, अधिकतर वही था। वो भी मैं अभी आपको आगे नोट करा दूंगा। फिर देखिए उच्च जाति के ब्राह्मण तथा राजपूत इससे मुक्त थे। कौन? उच्च जाति के ब्राह्मण तथा राजपूत इससे मुक्त थे। काफ़ी सारे लोग इससे, जो ये प्रथा थी इससे मुक्त थे। जैसे कुछ सैनिक थे इससे मुक्त थे। और देखिए यहाँ पर उच्च जाति के ब्राह्मण और राजपूत इससे मुक्त थे। लेकिन जो निम्न जाति के, जो निम्न वर्ग के जो ब्राह्मण और राजपूत थे ना, वो भी कुली का कार्य इस समय किया करते थे। मतलब उच्च जाति के जो ब्राह्मण थे वो तो किसी ना किसी तरीके से बच गए थे कुली का कार्य करने से। फिर देखिए टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में शायद ही उच्च जातियों द्वारा कुली बेगारी दी जाती थी। टिहरी रियासत एक ऐसी जगह थी जहां पर उच्च जाति के जो लोग थे वो भी बेगारी दिया करते थे, वो भी कुली बेगारी का कार्य किया करते थे। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। यहाँ पर से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है। फिर देखिए निम्न आर्थिक स्तर वाले ब्राह्मण तथा राजपूत स्वयं को कुली बेगारी से बचाने में असमर्थ रहे। जो उच्च जो जाति के जो ब्राह्मण थे उन और राजपूत थे, उन्होंने तो स्वयं को इस प्रथा से बचा लिया था। लेकिन जो निम्न आर्थिक स्तर वाले ब्राह्मण थे और राजपूत थे, वो स्वयं को कुली बेगारी से बचाने में असमर्थ थे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए गोरखा काल में भी ब्राह्मणों को बेगारी देनी पड़ती थी। गोरखों का मत्था, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। देखिए यहाँ पर से एक बात आपको समझनी है, गोरखों ने क्या कहा था। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि यह किसने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। आप देखिए आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन पवारों ने कहा, चंद राजवंशी के राजाओं ने कहा, गोरखों ने कहा या अंग्रेजों ने कहा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो कथन था ये गोरखों का था। गोरखे ये कहते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। अर्थात जो कुली का जो बोझा ढोया जाता है ना, वो सिर से ढोया जाता है, और ब्राह्मणों के पैर पूजे जा रहे हैं। पैरों से तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। तो उनका मानना ये था पैरों से कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो बोझा रखा जा रहा है वो सिर में रखा जा रहा है। तो इसलिए वो कहते थे ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। चलिए ठीक है।
उसके बाद देखिए कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने की दिशा में ट्रेल ने कार्य किया। एक छोटा सा कार्य ट्रेल ने किया था, लेकिन हालांकि ये कार्य ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। देखिए इसने एक खच्चर सेना का गठन किया था। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। खच्चर सेना का गठन किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो आपका तरीका हो जाएगा ट्रेल ने। हालांकि जब मैं आपको कुमाऊं कमिश्नर पढ़ा रहा था ब्रिटिश काल में, तो वहां पर भी मैंने ये टॉपिक आपको बढ़ाया था कि खच्चर सेना का गठन किसने किया था। तो ये किया था ट्रेल ने, 1822 में किया था। बहुत महत्वपूर्ण डेट रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण ये बात रहेगी कि खच्चर सेना का गठन किसने किया। चलिए ठीक है। इसमें होता क्या था, जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो कूली का कार्य कर रहे थे वो ग्रामीण, कुछ लोग ग्रामीण थे, उनसे यह कार्य कराया जा रहा था। अब देखिए ट्रेल ने क्या किया, कुछ खच्चरों को किराए पर लिया और उनसे कुली बेगार, जो कुली बेगार थे उसको थोड़ा आसान कर दिया। कुली बेगारी जो चल रही थी ना, जैसे कुछ खच्चरों को उसने किराए पर लिया और कुली बेगारी को थोड़ा आसान करने का उसने प्रयास किया। परंतु कुछ समय बाद खर्च बढ़ने लग गया। तो खर्च बढ़ने की वजह से ये जो खच्चर सेना थी इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर से टॉपिक महत्वपूर्ण है, खच्चर सेना का गठन किसने किया? तो ये किया था किसने? ट्रेल ने। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक घटना आती है। देखिए एक बात और यहाँ पर से खच्चर सेना के संबंध में एक बात आपको और नोट करनी है। ये खच्चर सेना का गठन करने का सुझाव ट्रेल को किसने दिया था, ये आपको नोट करना है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गिलिन। गिलिन ने ट्रेल को खच्चर सेना के गठन का सुझाव दिया था, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको, मतलब ये बात बताई थी कि अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर आ गई है, लोगों का शोषण हो रहा है और लोग विरोधी हो रहे हैं सरकार के, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, खच्चर सेना का गठन करना चाहिए। तो गिलिन ने ये आइडिया दिया था, या फिर गिलिन ने ये सुझाव दिया था किसको? ट्रेल को। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, विरोध बढ़ना शुरू हो जाता है। जो कुली बेगारी चल रही है ना, इसका विरोध बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस दिशा में पहला कदम उठता है 1840 में लोहा घाट में। 1840 की लोहा घाट की घटना क्या थी? सर्वप्रथम लोहा घाट के आसपास के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहाघाट छावनी में बेचने, नहीं, लोहाघाट छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती बर्दाश्त ली जाती थी। तो देखिए सर्वप्रथम जो विरोध हो रहा है 1840 में लोहा घाट में हो रहा है। लोहा घाट कहाँ है? चंपावत में। तो 1840 में लोहा घाट की घटना थी। सर्वप्रथम लोहा घाट के आसपास के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहा घाट छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती बर्दाश्त ली जा रही थी। तो ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जिस मतलब देखिए यहाँ पर से आपको समझना है, जो लोहा घाट का क्षेत्र आता है वो कुमाऊं में आता है। तो देखिए कुमाऊं में सर्वप्रथम क्या हो रहा है, प्रथम बार एक विरोध हो रहा है 1840 में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अभी मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको नोट करना है। 1840 में क्या होता है, लोहा घाट की घटना रहेगी, जिसमें कि सर्वप्रथम कूली बेगारी का विरोध होगा। हालांकि एक डेट और आती है 1903 में। 1903 में खत्याड़ी अल्मोड़ा में भी इसका विरोध होता है, लेकिन वो 1903 में होता है, 1840 में भी होता है। अब देखिए वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, अगर ऑप्शन में 1840 आ गया या 1903 आ गया, हालांकि दोनों एक साथ देगा नहीं, जो आपके ऑप्शन में आता है तो आपको उसको क्लिक, मतलब उसको टिक करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक बात और, यहाँ पर देखिए इन्होंने जैसे कि यहाँ पर से अपना माल बेचना बंद कर दिया, और जो कुली का कार्य था, इन्होंने क्या किया, सैनिक सामग्री जो कि यहाँ पर से ले जाते थे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, नीचे मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, तो इस समय क्या हुआ, उन्होंने सैनिक सामग्री को भी ढोने से यहाँ पर मना कर दिया। 1840 की ये घटना रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण ये घटना थी, और ये विरोध का कदम उठाया जा रहा है, और एक एक भूमिका बन रही है। देखिए ये अभी तक हम लोग भूमिका बना रहे हैं, ये एक भूमिका बन रही है कुली बेगार आंदोलन की। क्योंकि देखिए कोई भी अगर आंदोलन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको एक दिन में खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ बहुत टाइम से लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि देखिए पहले गोरखा आए थे, अब अंग्रेज आ गए हैं, तो एकदम से नहीं हो पाता है, उस चीज से निकलने में वक्त लगता है, सदियां लग जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सन 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम, एक अंग्रेज यात्री होता है। यह अंग्रेज यात्री क्या होता है, यहाँ पर सोमेश्वर में आया होता है। तो सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच इसको पर्याप्त कूली नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, 1840 में क्या हुआ था, विरोध होना शुरू हो गया था। तो 1844 में देखिए अंग्रेज यात्री पिलग्रिम यहाँ पर आता है, और सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच उसे पर्याप्त कूली नहीं मिलते हैं। फिर देखिए
1850 में बिसाड़ बिसाड़ एक जगह है पिथौरागढ़ में। 1850 में बिसाड़ के बेगार मुक्त ग्रामीणों से अंग्रेजों ने बेगार लेनी शुरू कर दी। देखिए ये देखिए अभी तक देखिए 1815 से ये यहाँ पर ब्रिटिश काल शुरू हो जाता है, उत्तराखंड में ब्रिटिश राज प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 1815 से लेकर 1850 तक बिसाड़ एक ऐसी जगह रहेगी जो बेगार मुक्त थी, यहाँ के ग्रामीणों से बेगार नहीं ली जाती थी। लेकिन 1850 में क्या हो रहा है, 1850 में बिसाड़ के ग्रामीणों से भी अंग्रेजों ने क्या किया, बेगार लेना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर के जो ग्रामीण होते हैं ना, इन्होंने इसका सशक्त विरोध किया और अपने आप को बेगार से मुक्त करा लिया। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि ब्रिटिश काल में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कि बेगार से मुक्त था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिसाड़ पिथौरागढ़। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 क्रांति, जैसे कि ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, 1857 क्रांति का उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश काल में, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। तो 1857 क्रांति के समय कुली उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन हो गया तथा कमिश्नर रैमजे को जेल के कैदियों को इस काम में लगाना पड़ा। देखिए 1857 की क्रांति के समय तो ऐसा हाल हो गया कि अंग्रेजों को बिल्कुल भी कुली मिले ही नहीं उनको। उसमें कौन था कमिश्नर, उसमें कुमाऊं कमिश्नर था रैमजे। तो इसमें रैमजे को मजबूरवश क्या करना पड़ा, जो जेल के कैदी थे उससे कुली का काम करवाना पड़ा। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस कुमाऊं कमिश्नर ने या फिर किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने कुली ना मिलने पर जेल के कैदियों से कुली का कार्य करवाया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रैमजे ने 1857 क्रांति के समय। फिर देखिए इसी समय खत्याड़ी अल्मोड़ा के ग्रामीणों ने भी इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। देखिए कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है कि 1857 में भी खत्याड़ी ग्राम के लोगों ने आवाज उठाई, कहीं कहीं पर 1903 भी लिखा हुआ है। तो अधिकांश इसका जो उत्तर है 1903 ही सही रहेगा। 1857 की तरफ आप तब जाएंगे जब आपको ऑप्शन में 1903 नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उत्तर 1903 ही सही रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो मैंने आप देखिए एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेंगे, मैंने आपको बताया ना 1857, ये जो खत्याड़ी ग्राम की जो घटना बताई थी 1857 अजय रावत बताते हैं, लेकिन घनश्याम जोशी जो बताते हैं 1903 बताते हैं, लेकिन 1903 ही आपको सही करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए लॉर्ड कर्जन की उत्तराखंड पर यात्रा होती है, कब होती है, 1903 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन उत्तराखंड की यात्रा पर कब आया था, तो ये आया था 1903 में। देखिए लॉर्ड कर्जन 1903 में अल्मोड़ा आया तथा जब यह गढ़वाल की ओर जा रहा था तब इससे दो लोगों ने मुलाकात की थी। काफी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन कुमाऊं वाले क्षेत्र पर कहाँ पर आया हुआ था, तो अल्मोड़ा में आया हुआ था, 1903 में आता है। और यह जब जिस समय अल्मोड़ा से फिर निकलता है गढ़वाल की ओर, तो इसको इसी से दो लोगों ने मुलाकात की थी। वो दो लोग कौन थे, वो दो लोग थे गीवाड़ के, एक तो गौरीदत्त बिष्ट और एक महंत नारायण दास। अब देखिए ये लोग इस लॉर्ड कर्जन से क्यों मिले थे, इनकी मुलाकात करने का कारण क्या था। देखिए जंगलात व कुली बेगार संबंध में चर्चा, जो जंगलात और कुली बेगार, जो कुली बेगार प्रथा यहाँ पर चल रही थी, मुख्यतः तो इनको मिलने का, इनका जो मुख्यतः इनका उद्देश्य था बेगार प्रथा के संबंध में इससे मिलने का मुख्य उद्देश्य था। तो जो दो लोग मिलते हैं गौरीदत्त बिष्ट और नारायण दास, तो इनको मुलाकात करने का कारण क्या था, कुली बेगार के संबंध में चर्चा करना और साथ ही साथ में जंगलात के संबंध में, जो जंगलात विरोधी वहाँ पर जंगलात से संबंधित कुछ कानून बनाए गए थे उसके संबंध में चर्चा करना। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, लॉर्ड कर्जन ने जब 1903 में उत्तराखंड की यात्रा की तो उससे कौन से दो व्यक्ति यहाँ पर मिले थे, तो आपको क्या हो जाएगा, गौरीदत्त बिष्ट और महंत नारायण दास। फिर देखिए सन 1903 में खत्याड़ी ग्राम के 16 ग्रामीणों द्वारा कुली बेगारी देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मजिस्ट्रेट द्वारा इन लोगों को दंडित किया गया। जो मजिस्ट्रेट, जो तहसील स्तर हम लोग कह सकते हैं, तहसील स्तर पर कार्रवाई होती है। तो 16 ग्रामीणों ने क्या किया, खत्याड़ी ग्राम के जो 16 ग्रामीण थे इन्होंने कुली बेगारी देने से मना कर दिया। अब देखिए प्रबल विरोध हो रहा है, बिल्कुल भयंकर तरीके से अब विरोध हो रहा है, बिल्कुल ग्रामीण बिल्कुल मना कर दे रहे हैं, हम लोग कुली का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इसको अपमानजनक समझते थे। अपमानजनक कार्य तो था ही, कुली की आड़ में ये लोग क्या करवाते थे, बहुत सारे ऐसे कार्य करवाते थे जो कि यहाँ के लोग नहीं करना चाहते थे। तो देखिए 1903 में ऐसा ही खत्यारी ग्राम के 16 लोगों द्वारा कुली बेगारी देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण मजिस्ट्रेट द्वारा इन लोगों को दंडित किया गया। हालांकि बाद में होता क्या है, ये जो 16 ग्रामीण होते हैं ना, इन्होंने क्या किया, इसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जहां इन ग्रामीणों की विजय हुई। देखिए पहली एक महान और बहुत बड़ी विजय यहाँ पर ग्रामीणों को मिली है। 1904 में क्या होता है,
1904 में क्या होता है, जो ग्रामीण थे ना, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील कर दी। जो अपील किस चीज़ के लिए की, जो इनको दंड दिया गया था और जो इनके ऊपर आरोप लगा था उसके खिलाफ इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करी। और यह अपील जब इन्होंने करी थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्त ये क्वेश्चन है कि कहाँ के हाई कोर्ट ने जो ये कुली बेगार प्रथा थी उसको क्या किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, कुली बेगार प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। कब करा, 1904 में। ये भी आपको नोट करना है। तो ये जो 16 ग्रामीणों के ऊपर जो आरोप लगा था, तो ये आरोप इनको यहाँ पर से इनको निराधार कर दिया गया और इनको मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से ग्रामीणों की विजय हुई और इस विजय को बहुत बड़ी विजय कहा गया। चलिए ठीक है। और ये देखिए इलाहाबाद आपको याद रखना है, 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया था। किसको, कुली बेगार प्रथा को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय सोमेश्वर घाटी के कृषकों ने जब कुली बेगार देने से इनकार कर दिया तो इन कृषकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस कमिश्नर ने कृषकों ने जब कुली बेगार देने से इनकार कर दिया तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। तो आपको तो क्या हो जाएगा, हेनरी रैमजे ने। देखिए हेनरी रैमजे, वैसे हेनरी रैमजे के बारे में काफ़ी अच्छी बातें भी कही जाती हैं लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुली एजेंसी के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है कुली एजेंसी। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हालांकि मैं अगर चाहता तो इस टॉपिक को अलग से आपको पढ़ा सकता था, लेकिन देखिए आपका कोर्स जो है एग्जाम आपका बहुत पास ही में है, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर कर लिया जाए। अब ये कुली एजेंसी क्या थी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुली एजेंसी के द्वारा एक ऐसी एजेंसी का विचार रखा गया जो बेगार देने वालों तथा सरकार दोनों के लिए सुविधाजनक हो। इस एजेंसी के तहत कुली बेगार देने वाले परिवारों से बेगार के बदले एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह ली जाती थी तथा इस धनराशि द्वारा स्थायी कुलियों की व्यवस्था की गई। अब कुलियों को काम के बदले पैसा मिलने लगा। देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था ना, प्रत्येक जो ग्रामीण था, जो प्रत्येक कृषक थे, ग्रामीण थे, जो निम्न स्तर के लोग थे, उनको कुली का कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या होता है, एक कुली एजेंसी के गठन का विचार किया गया। इसमें यह बात कही गई कि जो प्रत्येक ग्रामीण है जो कुली का कार्य करते हैं, प्रत्येक ग्रामीण से क्या किया जाएगा, कुछ पैसे लिए जाएंगे, उन पैसों को इकट्ठा किया जाएगा और उन पैसों की बदौलत क्या किया जाएगा, कुछ स्थायी जो कुली होंगे उनको रखा जाएगा और उनको अब पैसा भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ विचार इस कुली एजेंसी में रखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबको याद रखना है कुली एजेंसी। तो कुली एजेंसी का जो महत्वपूर्ण जो इनका जो मतलब मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो यहाँ पर शोषण हो रहा था और जो दिक्कतें हो रही थी उन दिक्कत को कम करना, शोषण को कम करना और इस ऐसी ये एक व्यवस्था चलाना जो कि सरकार और यहाँ के लोगों दोनों के लिए सुविधाजनक हो। तो इस कुली एजेंसी के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग फैक्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, ये दिया था गिरिजा दत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र में एक लेख के माध्यम से 1907 में दिया था। काफी दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने स्थापना नहीं की थी, गिरिजा दत्त नैथानी ने इन्होंने स्थापना नहीं की है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विचार दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा बनता है कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, गिरिजा दत्त नैथानी ने। कब दिया था, 1907 में। किस पत्र में दिया था, तो गढ़वाली समाचार पत्र में दिया था। चलिए ठीक है। और देखिए जिस समय कुली एजेंसी का गठन होता है ना, इस समय गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर रहेगा वो रहेगा स्टोवेल। याद रखना है कुली एजेंसी के गठन के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन रहेगा, तो वो रहेगा स्टोवेल। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए गिरिजा दत्त नैथानी के इस विचार को स्टोवेल के समक्ष जोध सिंह नेगी के द्वारा रखा गया तथा स्टोवेल भी इसके लिए राजी हो गया। जो जोध सिंह नेगी था ना, तहसीलदार था, तो तहसीलदार जोध सिंह नेगी के द्वारा ही स्टोवेल के समक्ष इस बात को रखा गया। हालांकि स्टोवेल के सामने इसने पूरी बात नहीं रखी, कुछ बातें रखी थी, लेकिन स्टोवेल भी इस बात के लिए राजी हो गया और उसने भी इस बात का समर्थन किया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और देखिए मैंने आपसे कहा ना कि गढ़वाली समाचार पत्र में इसने एक लेख लिखा। अभी लेख क्या लिखा इसने एक लेख यही लिखा था क्यों ना एक कुली एजेंसी खोली जाए जिसमें क्या हो, एक बेगार देने वाले तथा सरकार दोनों के लिए सुविधाजनक कुछ सुविधा की जाए। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक ग्रामीण से कुछ पैसे लिए जाएं और उनको इकट्ठा किया जाए और स्थायी जो कुली है उनकी व्यवस्था की जाए। तो ऐसा ही लेख सर्वप्रथम लिखते हैं गिरिजा दत्त नैथानी गढ़वाली समाचार पत्र में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए कुली एजेंसी की स्थापना। तो कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 में। किसके द्वारा की गई थी? जोध सिंह नेगी के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए आ भी चुका है। कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो कुली एजेंसी की स्थापना कौन करेगा? जोध सिंह नेगी। कब करेंगे? 1908 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनता है? मुख्यालय बनता है पौड़ी में। कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? क्वेश्चन बनेगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पौड़ी में। चलिए ठीक है। सर्वप्रथम कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी तहसील के द्वारिखाल क्षेत्र में किया गया था। कहाँ पर किया जाएगा सर्वप्रथम कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग? तो ये किया जाएगा पौड़ी तहसील के द्वारिखाल क्षेत्र में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, जो ये कुली एजेंसी जो बनती है, इस कुली एजेंसी का पूरा नाम क्या था? देखिए 1910 तक ना, 1910 तक, 1908 में क्या होता है, इसका जन्म होता है किसका? कुली एजेंसी का। और 1910 में जब ये पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाती है तो 1910 में इसका जो नाम रखा जाता है, इसका जो पूरा नाम जो रखा गया था वो रखा गया था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन बन सकता है। 1908 में जो कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी तो उसका पूरा नाम क्या था? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कुली एजेंसी बनाई गई थी, इस कुली एजेंसी का पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ गढ़वाल। जो भी डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर होगा वही कुली एजेंसी का पदेन अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा ऐसे ही, कुली एजेंसी का पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर। फिर देखिए, कुली एजेंसी का प्रथम सचिव किसे बनाया गया? तो कुली एजेंसी का जो प्रथम सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था जोध सिंह नेगी को। और देखिए, जोध सिंह नेगी ने ही इसकी स्थापना की है और जोध सिंह नेगी इसके प्रथम सचिव रहेंगे। मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यालय याद करना है आपको। दूसरा सचिव कौन बनेगा? दूसरा सचिव बनेगा तारादत्त गैरोला। कौन? तारादत्त गैरोला। 1916 में गैरोला को गढ़वाल की तरफ से प्रांतीय काउंसिल में शामिल किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तारादत्त गैरोला को गढ़वाल की तरफ से प्रांतीय काउंसिलिंग में कब शामिल किया गया? तो आपको उधर क्या हो जाएगा? 1916 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक बात और, ये जो सचिव आ रहे हैं ना, क्योंकि 3 ही सचिव रहते हैं तो आपको सचिव याद करने हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे सचिव पूछ ले, इसलिए आपको ये सचिव याद रखने हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कुली एजेंसी के तीसरे सचिव कौन बने? तो कुली एजेंसी के तीसरे सचिव कौन बनते हैं? शालिग्राम। शालिग्राम देखिए, जो ये बनते हैं ना 1916 के आसपास बनते हैं। कब? 1916 में बनते हैं ये। कब बनेंगे? कुली एजेंसी के जो तीसरे सचिव बनते हैं शालिग्राम 1916 के आसपास बनते हैं। और ये अंतिम सचिव रहेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है 1921 में कुली बेगार आंदोलन होता है और 1922-23 तक की कुली जो प्रथा चल रही थी, कुली बेगार प्रथा, ये समाप्त हो जाती है। तो ये आपको नोट करना है, कुली एजेंसी के तीसरे और अंतिम सचिव कौन थे? तो ये थे शालिग्राम। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक बात और, कुली एजेंसी का जो विचार दिया था, एक इसको हम लोग एक अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कुली एजेंसी का विचार कौन देगा? गिरिजादत्त नैथानी। कुली एजेंसी का संस्थापक या कुली एजेंसी का जनक, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपका उधर क्या हो जाएगा? जोध सिंह नेगी। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? या कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आपको उधर क्या हो जाएगा? तारादत्त गैरोला को। देखिए 3 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तीनों को आपको याद करना है। समझा दिया है मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान कौन देगा? तारादत्त गैरोला। और कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु किसे कहा गया? किसे कहा गया? तारादत्त गैरोला को। फिर देखिए, 1918 में प्रांतीय काउंसिल में कुली बेगार के संबंध में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सवाल पूछा? बात हो रही है 1918 की। 1918 में प्रांतीय काउंसिल में कुली बेगार के संबंध में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सवाल पूछा? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? तारादत्त गैरोला ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में कुली एजेंसी नहीं चल पाई। देखिए, जो भी अभी तक घटनाएं हो रही है ना कुली बेगार की, ये सब कहाँ हो रही हैं? गढ़वाल में ही हो रही हैं। लेकिन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में कुली एजेंसी नहीं चल पाई। हालांकि नैनीताल, भीमताल, खैराना और एक रामगढ़ में कुली एजेंसी स्थापित की गई, परंतु यहाँ से लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। कुछ यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, कुछ भ्रम फैलाए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, कुमाऊं वाले क्षेत्र पर कुली एजेंसियों को लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, जिस कारण से कुमाऊं क्षेत्र पर ये कुली एजेंसियां सक्सेस नहीं हो पाती हैं। हालांकि गढ़वाल में ये सक्सेस हो गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, 1913 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसियां कार्यरत थी। कब की बात हो रही है? 1913 की। अगर क्वेश्चन बनता है 1913 तक गढ़वाल में कितनी कुली एजेंसियां कार्यरत थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसके लिए अभी तक हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब आया हमारा मेन मुद्दा। ये मुद्दा आएगा जनवरी 1921 का। ये हो रही है क्रांति की शुरुआत। अब होगी क्रांति। चलिए, आप थोड़े जो हमारे क्रांति है, आंदोलन है, उनको करवा देते हैं। बहुत देर से बोरियत सी हो गई है, थोड़े क्रांतियां पढ़ लेते हैं। देखिए,
1 जनवरी 1921। एक देखिए, ये आपको डेट याद करने की तो जरूरत नहीं, जो डेट आपको याद करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, बस ये समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर याद कर सकते तो लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना। देखिए ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए 1 जनवरी 1921 को क्या होता है, चाफी जो कि कत्यूर में पड़ता है, चाफी कत्यूर के ग्रामीणों ने एक सभा का आयोजन किया तथा कुली बेगार न देने की घोषणा की। अब देखिए यहाँ पर जो विद्रोह है ना, वो तीव्र हो रहा है, वो और भी उग्र हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो छोटे स्तर पर हो रहा है। अब क्या होगा, सभाएं होंगी, सभाएं चलेंगी, जुलूस निकाले जाएंगे, हड़ताल होंगी, और बड़े स्तर पर अब आंदोलन को करने की योजना बनाई जाने लगी। तो 1 जनवरी से ये कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि जनवरी के महीने में ही क्या होगा, कुली बेगार प्रथा समाप्त होने वाली है। तो देखिए चाफी के ग्रामीणों ने सभा का आयोजन किया तथा कुली बेगार न देने की घोषणा की। फिर देखिए उसके बाद 10 जनवरी 1921 को क्या हुआ, 10 जनवरी 1921 को क्या होगा, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, चेतराम बागेश्वर पहुंच गए। जो बड़े बड़े जो नेता थे ना, उन लोगों ने क्या किया, बागेश्वर पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि एक रणनीति बन चुकी थी कि हमको ये कार्य करना ही करना है। तो एक जुलूस यहाँ पर निकाला गया 10 जनवरी 1921 को। चलिए ठीक है। फिर देखिए 12 जनवरी 1921, 12 जनवरी 1921 को क्या होगा, बागेश्वर में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। कब, 12 जनवरी 1921 को बागेश्वर में एक विशाल जुलूस का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए जिस समय 10 जनवरी 1921 को जब ये सारे नेता यहाँ पर आते हैं ना, तो ये आंदोलन की समझ लीजिए शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल ही उग्र रूप से आंदोलन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी डिसाइड किया गया, उत्तरायणी का जो मेला होगा उस मेले में भी हम लोग जो ये आंदोलन है इसका प्रचार करेंगे, यहीं पर इसकी घोषणा हो गई थी। फिर देखिए इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर डायविल बागेश्वर पहुंच गया। कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है जनवरी माह की, जिस समय क्या होगा, कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड पर चलेगा। उस समय देखिए क्या होगा, डायविल बागेश्वर में पहुंच जाता है। याद रखना है आपको, जिस समय कुली बेगार आंदोलन होगा उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन रहेगा, तो वो रहेगा डायविल। और देखिए इसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन है, कुमाऊं कमिश्नर कौन रहेगा, पर्सी विंठम। आपको पढ़ाया था ना मैंने कुमाऊं कमिश्नर वाले चैप्टर में पर्सी बेंटम के बारे में। 1921 में क्या होगा, पर्सी बेंटम लिख लेंगे, यहाँ पर इसको लिख भी लेंगे आप लोग। बेंटम जो रहेगा, एक मिनट, इसको हम लोग सही लिखते हैं, बाद में कुछ लोग कहते सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया, बॉ नहीं होगा, वो होगा पर्सी विंटम। कहीं कहीं पर इसका नाम पीसी विंटम भी है, कहीं कहीं पर्सी विंटम भी है। तो पर्सी विंटम इस समय कुमाऊं कमिश्नर रहेगा, और जो डिप्टी कमिश्नर रहेगा वो रहेगा डायविल। तो डायविल भी देखिए अब बागेश्वर पहुंच जाता है। चलिए ठीक है। इसके बाद ही क्या होता है, डायविल जब बागेश्वर पहुंचता है, इसकी वहां पर जो बड़े बड़े नेता आए हुए होते हैं, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, इन लोगों से डाइविल क्या करता है, वार्ता करता है, और क्या कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, बागेश्वर से आप लोग चले जाइए। लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं रहता है। वो लोग तो ठान के आए थे, बिल्कुल हमें इस प्रथा को यहाँ से समाप्त करके ही जाना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 13-14 जनवरी 1921, ये डेट रहेगी हमारी कुली बेगार आंदोलन की। मुख्यतः जो डेट रहती है जिस दिन ये प्रथा का यहाँ से सफाया होता है, 13-14 जनवरी 1921 की वो डेट आ गई है। यही डेट दोस्तों आपको याद करनी है, यही डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही डेट एग्जाम में पूछी जाती है, 13-14 जनवरी 1921 को। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, 13 जनवरी को दिन था संक्रांति का। देखिए मैंने यहाँ पर संक्रांति दिन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए एक एग्जाम हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुआ था कि जिस समय 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो दिन कौन सा था। देखिए उसमें ऑप्शन कुछ ऐसे थे, पूर्णिमा या फिर अमावस्या, या फिर कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे 4-5 ऑप्शन थे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि या फिर दिवाली का दिन था या फिर होली का दिन था, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो उसका उत्तर था पूर्णिमा। ये भी नोट कर लीजिए आप, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ संक्रांति, तो इसको नोट कर लेंगे। देखिए 13 जनवरी संक्रांति के दिन उत्तरायणी मेला आरंभ होता है, तथा सरयू नदी किनारे एक आम सभा का आयोजन होता है, तथा सरयू नदी में कुली रजिस्टरों को फाड़कर बहा दिया गया। अब देखिए क्या होता है, 13 जनवरी को क्या हुआ, संक्रांति के दिन मेला कौन सा था। देखिए मेला भी आपको याद रखना है, किस मेले में ये काम हो रहा है, उत्तरायणी मेले में। संक्रांति का दिन रहेगा, उत्तरायणी का मेला रहेगा। किस नदी किनारे ये सभा हो रही है, सरयू नदी के किनारे। तो एक सभा होती है, सभा में जो नेता होते हैं अपने भाषण देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो कुली बेगार के जो रजिस्टर होते हैं ना, उन रजिस्टरों को फाड़कर इस सरयू नदी में बहा दिया गया। तो इस प्रकार से जो ये डेट रहेगी, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद देखिए 14 जनवरी,
14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हुए समीप में बागनाथ मंदिर की ओर संकेत करते हुए जनता को शपथ लेने का आह्वान किया। शपथ क्या लेने का आह्वान किया? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, देखिए शपथ क्या लेंगे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हम कुली नहीं बनेंगे तथा 14 जनवरी को पुनः से कुली रजिस्टरों को सरयू में बहा दिया गया। तो इस प्रकार से एक शपथ दिलाई जाती है कि हम लोग अब कुली नहीं बनेंगे। 13 जनवरी को क्या हो रहा था? 13 जनवरी को भी जो रजिस्टर थे इनको फाड़कर सरयू में बहा दिया गया और 14 जनवरी को शपथ दिलाई गई लोगों को और साथ ही में पुनः से जो रजिस्टर थे उनको पुनः से सरयू में बहा दिया गया। तो 13 और 14 जनवरी को क्या होता है, यहाँ पर से जो रजिस्टर बने हुए थे उनको बहा दिया गया और इस प्रथा को यहाँ पर से उखाड़ फेंका। मतलब देखिए एक शुरुआत हो चुकी थी इस आंदोलन की, अब जो है कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में अब नहीं चलने वाली है। तो 13-14 जनवरी आपको याद रखनी है, यही एग्जाम में डेट पूछी जाती है। फिर देखिए तत्पश्चात क्या होता है, सभी ने सरयू के पवित्र जल और देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन नोट करना है। तत्पश्चात क्या होता है, जब यहाँ पर एक इनको कसम दिलाई जाती है, एक इनसे क्या कहा जाता है, शपथ दिलाई जाती है। शपथ में देखिए क्या होता है, सरयू के पवित्र जल और बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर शपथ ली जाती है कि जबरन कभी भी हम लोग कुली नहीं बनेंगे। जो स्वेच्छा से बनना चाहता तो बने, लेकिन जबरन अब हम लोग कुली का कार्य नहीं करेंगे। किसकी शपथ दिलाई गई? सरयू का जल और बागनाथ के मंदिर की। हो सकता है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो 13 और 14 जनवरी को ये कार्य होता है और इसी दिन क्या होता है, कुली बेगार प्रथा जो है यहाँ पर से समाप्त होने लगती है और इसी दिन से यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट तथा रक्तपातहीन क्रांति कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। किस आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट कहा गया है? तो आपको दिखा हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन को। और किस आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति कहा गया है? तो आपको दिखा हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन को। अच्छा, तो रक्तपातहीन क्रांति क्यों कहा गया है? देखिए अभी तक हमने कितने सारे आंदोलन पढ़े, करीब हम लोग 25-30 आंदोलन हम लोग पिछली वाली 5 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हर आंदोलन में ऐसा हुआ कि किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। जो अंग्रेज थे गोलियां चलाते थे और यहाँ पर जो लोग थे स्थानीय लोग, उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, किसी का भी रक्त नहीं बहता है, इसीलिए इसको रक्तपातहीन क्रांति कहा गया। और किसने कहा? महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया जो इनका पत्र था उसी पत्र में एक लेख लिखा और इसी पत्र में महात्मा गांधी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति कहा। और दोस्तों आज तो हम लोग एक ही आंदोलन पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा यह आंदोलन है, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हमको पढ़नी है, तो इसलिए एक ही आंदोलन हम लोग आज पढ़ेंगे। हालांकि देखिए टॉपिक काफ़ी सारे कवर हो रहे हैं लेकिन आंदोलन एक ही है, बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा। फिर देखिए इस आंदोलन के बाद 15 जनवरी को जब अंग्रेज अधिकारी वापस आ रहे थे तो उन्हें कुली ही नहीं मिलते हैं। देखिए जब वापस आते हैं ना ये लोग अंग्रेज अधिकारी, 13-14 जनवरी को क्या हुआ था, वहां पर से बिल्कुल कुली बेगार प्रथा जो आंदोलन शुरू हो गया था, जो कुली रजिस्टर थे वो बहा दिए गए थे सरयू में। उसके बाद जब जो अंग्रेज होते हैं बागेश्वर से वापस आते हैं 15 जनवरी को, उनको सामान ढोने के लिए कुली ही नहीं मिलते हैं। देखिए कुली चाहिए क्यों उन्हें? कुली तो सामान ढोने के लिए चाहिए ना, जो सामान जो अंग्रेजों का आ रहा है उसके लिए इनको कुली चाहिए, तो कुली ही नहीं मिलते हैं। फिर देखिए बागेश्वर की सफलता के बाद यह आंदोलन व्यापक रूप से पूरे उत्तराखंड में फैल गया। अब देखिए क्या हुआ, जो क्षेत्रीय स्तर पर भी इसको शुरू किया जाएगा, हर क्षेत्र में हर जगह इसको शुरू किया जाएगा, मतलब बिल्कुल बड़े स्तर पर अब इसको शुरू किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद करना है तो कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। देखिए मैं चाहता हूं दोस्तों कुछ भी आपका टॉपिक ना छोड़ो, हर एक पॉइंट आपको पढ़ाऊं, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले, इसलिए मैं हर चीज़ आपको पढ़ा देता हूं। देखिए 23 जनवरी 1921 को बगवाली पोखर जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है में CY चिंतामणि ने जनता को संबोधित किया। कब? 23 जनवरी 1921 को बगवाली पोखर में CY चिंतामणि ने जनता को संबोधित किया। क्यों किया? कुली बेगार मत दो, कुली बेगार नहीं देनी है, कुली बेगार खत्म करो, अब कोई जबरदस्ती कुली नहीं बनेगा। इसी कारण से ये जनता को संबोधित करते हैं। कब? 23 जनवरी 1921 को। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा में नारायण तेवाड़ी ने बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। ये सभा क्यों आयोजित की गई थी? ये भी इसीलिए कुली बेगार प्रथा समाप्त करेंगे, अब कोई कुली नहीं बनेगा, जबरदस्ती कुली किसी को नहीं बनाया जाएगा। तो ये भी कुली बेगार जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पर के लोगों को जगाने के लिए ये सभाएं वहाँ पर की गई थी। तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बगवाली पोखर में, या फिर हम लोग कह सकते हैं अल्मोड़ा में जो ये सभाएं की थी, किसने की थी, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद देखिए 24 तथा 25 जनवरी 1921 को सत्यदेव ने हल्द्वानी में सभा को संबोधित किया। ये थोड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए थोड़ा तराई का क्षेत्र आ गया ना, जो भाबर हम लोग कह सकते हैं, भाबर तराई का थोड़ा क्षेत्र आ गया है हल्द्वानी। तो देखिए सत्यदेव ने क्या किया था, 24-25 जनवरी 1921 को यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया था। क्यों किया था? कारण एक ही था, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो कुली बेगार आंदोलन चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी 1921 को सोमेश्वर में हरिकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में कुली बेगार न देने का निर्णय लिया गया। तो जितने भी अभी तक जहां जहां सभाएं हो रही हैं सब जगह एक ही बात थी, कुली बेगार नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए 28 जनवरी को चिलियानौला जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है, में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में एक सभा की गई। यहाँ भी वही बात कही गई, कुली बेगार नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेट आती है जो कि आपको याद करनी है। वो डेट क्या है? 30 जनवरी 1921 की। इस दिन क्या होता है? इस दिन गढ़वाल की सबसे महत्वपूर्ण सभा हुई। देखिए अभी तक जितनी भी सभाएं हुई हैं सारी की सारी कहाँ हुई हैं? कुमाऊं में। कुली बेगार जो आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को, वो कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। बागेश्वर कहाँ पड़ता है? कुमाऊं मंडल में। लेकिन अब देखिए गढ़वाल में इस दिन 30 जनवरी 1921 को गढ़वाल की सबसे महत्वपूर्ण सभा हुई। ये कहाँ पर होती है? स्थान था इसका चमेठा खाल। अध्यक्ष कौन था? मुकुंदी लाल। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल में 30 जनवरी 1921 को जो चमेठा खाल में एक कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ जो सभा हुई थी, उस सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुंदी लाल। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद करनी है, स्थान याद करना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि कुली बेगार आंदोलन के समय चमेठा खाल में किस समय, किस दिनांक को या फिर किस सन में एक सभा हुई थी? तो आपको तो क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1921 को। अध्यक्ष कौन रहेगा? मुकुंदी लाल। फिर देखिए 31 जनवरी 1921 को हरिकृष्ण पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल नाम से अल्मोड़ा में आंदोलनकारियों ने दौरा किया था। एक दल बनाया गया, राष्ट्रीय दल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय दल किस आंदोलन के समय बनाया गया था? तो आपका तो क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण पांडे ने। ये देखिए ये राष्ट्रीय दल आगे नहीं चला, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रमण करने के लिए, लोग वहाँ भ्रमण कर रहे थे। उस भ्रमण करने के दौरान अल्मोड़ा में आंदोलनकारियों ने इस राष्ट्रीय दल के नाम से उन्होंने वहां पर भ्रमण किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि 13-14 जनवरी को 1921 को जब कुली बेगार आंदोलन होता है, रजिस्टर फाड़ के फेंक दें कुएं सरयू में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसी के बाद तो असली काम शुरू हुआ। वो तो एक नींव रख दी गई है, वहां से शुरुआत हो गई है। उसके बाद ही तो सारी चीजें होंगी। अब हर जगह क्या होगा? विरोध प्रदर्शन होगा, हर जगह जनता होगी, उसको जागरूक किया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए जो मुख्यतः नेता थे जिनको इसकी जानकारी थी, उन्होंने क्या किया? जगह जगह सभाएं करनी शुरू करी और लोगों से अपील करी, लोगों को समझाया, लोगों को जगाया कि अब आपको कुली बेगार देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुली बेगार आंदोलनों के दौरान ही मार्च 1921 को मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा होगा। उत्तराखंड से गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता, कुमाऊं से। तो देखिए इनको किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? हालांकि मोहन सिंह मेहता के बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इनको किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1921 में कुली बेगार आंदोलन के दौरान। डेट देखिए मार्च 1921 रहेगी। मार्च 1921 को मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया कुली बेगार आंदोलन के दौरान। तो मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी ब्रिटिश कालीन कुमाऊं कमिश्नरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। देखिए आपको यहाँ पर से कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ राजनीतिक गिरफ्तारी याद करनी है। पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हो रही है मोहन सिंह मेहता के रूप में 1921 में, ये आपको याद रखना है। कितने? इनको 9 माह की सजा हुई थी, 100 रुपया जुर्माना लगा था, और जो धारा इनके ऊपर लगाई गई थी वो 107 धारा के अंतर्गत ही इनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह जिस समय होता है, उत्तराखंड पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो उस समय भी इनको मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया था। फिर देखिए 1922-23 तक कुली बेगार प्रथा टिहरी रियासत तथा अस्कोट को छोड़कर समस्त उत्तराखंड में समाप्त हो गई। चलिए भैया फिनिश, कहानी खत्म, खेल खत्म, तमाशा खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कुली बेगार प्रथा 1922-23 में समाप्त हो गई है। लेकिन देखिए दो जगह, टिहरी रियासत और अस्कोट। अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। इन दो जगह पर अभी भी कुली बेगार प्रथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जो टिहरी रियासत है ना, वहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो राजा बैठे हुए हैं ना, जो ब्रिटिश कालीन जो क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर से जो कुली बेगार प्रथा समाप्त हो गई है। लेकिन टिहरी रियासत और अस्कोट में यह अभी समाप्त नहीं होगी। ये समाप्त कब होगी? ये तो बहुत बाद में समाप्त होगी। जिस समय टिहरी रियासत का विलय हो जाएगा, भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद ही टिहरी और अस्कोट से यह प्रथा समाप्त होती है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 1922 में जिस समय कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रों से समाप्त हो गई थी, तो
किन जगहों पर ये जो प्रथा थी उस समय कुछ क्षेत्र पर चली थी। तो आपसे पूछ सकता है वो क्षेत्र कौन कौन से थे। जब उत्तराखंड, देखिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। 1922 में जिस समय कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड से, समस्त उत्तराखंड से समाप्त हो गई थी, तो किन क्षेत्रों पर फिर भी यह कार्य कर रही थी? तो टिहरी रियासत और अस्कोट से। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखिए, कुली बेगार के अंतर्गत अधिकांश कृषक परिवार आते थे। क्वेश्चन अगर वो से एग्जाम में बनता है, कुली बेगार के अंतर्गत अधिकांश कौन सा वर्ग आता था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश कृषक परिवार, जो निर्धन कृषक परिवार होता था वही अधिकांश इसके अंतर्गत आता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज का लेक्चर दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं जानता हूँ आप लोग ही बोर हो रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन चीज़ें हमने काफ़ी कवर कर ली हैं। दूसरी वीडियो की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुली बेगार के लिए। फिर देखिए, भूमिहीन तथा नौकरी करने वाले परिवार कुली बेगार प्रथा से मुक्त होते थे। कौन? भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं रहेगी, जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे रहेंगे, जो बूढ़े लोग रहेंगे, कुछ जो विधवा स्त्रियां होंगी, और जो सरकारी कर्मचारी थे। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बन सकता है, देखिए भूमिहीन, नौकरी करने वाले, बच्चे, बूढ़े लोग, विधवा स्त्रियां, सरकारी कर्मचारी भी इससे मुक्त थे। साथ ही साथ में 39वीं गढ़वाली जो राइफल थी वो भी सैनिक की बेगारी से मुक्त कर दी गई थी। चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, कुली बेगार प्रथा का विरोध करने तथा उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जन जागृति फैलाने वाली एकमात्र संस्था कौन थी? तो ये थी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। एक टॉपिक इसका भी आएगा, एक वीडियो इसकी बनेगी कुमाऊं परिषद के बारे में। इसके जो अधिवेशन हुए थे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, कुली बेगार प्रथा का विरोध करने वाली एकमात्र संस्था या पहली संस्था कौन थी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुमाऊं परिषद एकमात्र ऐसी संस्था रहेगी जिसने की कुली बेगार प्रथा का विरोध किया और लोगों में जन जागृति की भावना पैदा की। कुली बेगार प्रथा का गठन कब होता है? कुली बेगार नहीं, कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है? 1916 में। फिर देखिए, जो एक अधिवेशन होता है काशीपुर अधिवेशन, कुली बेगार नहीं कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन होता है। कौन सा? काशीपुर अधिवेशन। ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। काशीपुर में क्या होता है? कुमाऊं परिषद का एक चौथा अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या किया गया? काशीपुर अधिवेशन में बेगार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। बेगार प्रथा को खत्म करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाते हैं काशीपुर अधिवेशन में, जो कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे हरगोविंद पंत। नोट कर लेंगे, हरगोविंद पंत इस जो चौथा अधिवेशन होगा काशीपुर में, इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसी में कुली बेगार समाप्त करने का जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए, कुमाऊं परिषद को उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता भी कहा जाता है। कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता कुमाऊं परिषद को कहा जा सकता है। चलिए ठीक है। कुली बेगार आंदोलन के नेताओं को किस आंदोलन से प्रेरणा मिली? देखिए, असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है और 1921 में क्या होता है? 1921 में कुली बेगार आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन तो बाद में जाके खत्म हुआ था ना। तो देखिए, कुली बेगार, अगर क्वेश्चन बनता है कुली बेगार आंदोलन के नेताओं को किस आंदोलन से प्रेरणा मिली, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से। फिर देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा एक पुस्तक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा। फिर देखिए, 1912 में लॉन्सडाउन में कुली एजेंसी स्थापित होती है और 1913 में पौड़ी में एक कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन नोट कर लेने हैं कि लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1912 में। और 1913 में पौड़ी में क्या किया गया था? लैंसडाउन की स्थापना हुई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, एक कथन है, इस कथन को हम लोग जान लेते हैं। कथन क्या है? कमिश्नर साहब, कितनी गोली चलाओगे तुम? चलाओ, पर यह समझ लो कि जनता की चट्टान उनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और तुम असहाय खड़े रह जाओगे। यहाँ 40,000 बहादुर हैं, ये सब लाश के ढेर हो जाएंगे, पर कोई पीछे नहीं हटेगा। यह कथन किसने दिया था या यह कथन किसने कहा था? देखिए, होता क्या है ना, मैंने आपको बताया जो डिप्टी कमिश्नर था वो कौन था? डाइविल। अब होता क्या है, डाइविल की ये योजना थी कि जो यहाँ पर लोग थे उनको गोली से उड़ा दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर कितने लोग हैं? 40,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कुली बेगार, ये कब की बात हो रही है? ये बात हमारी हो रही है 13-14 जनवरी
1921 की, जिस समय कुली बेगार आंदोलन हुआ था। तो 13-14 जनवरी को जिस समय यहाँ विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया था, 40,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो डाइविल आता है अपने सैनिकों को लेकर। उसकी ये योजना थी जो यहाँ के लोग थे उन्हें गोलियों से भून दिया जाए। जैसे ही वो यहाँ पर आता है और उसमें बद्रीदत्त पांडे क्या कर रहे होते हैं, उस समय बद्रीदत्त पांडे क्या कर रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि डाइविल कुछ करने वाला है तो वो ये कथन कहते हैं, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे, आप चलाओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां तुम्हारे पास होंगी नहीं कि हम सबको मार सको, लेकिन जब तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम असहाय हो जाओगे, तब हम तुम्हें बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये कथन किसने दिया था, ये दिया था बद्रीदत्त पांडे ने। और क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि ये जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर 1921 में कुली बेगार का, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बद्रीदत्त पांडे ने ही इसका नेतृत्व किया था। 13-14 जनवरी वाला जो डेट आएगी उसमें। देखिए बद्रीदत्त पांडे को कुली बेगार आंदोलन के बाद ही इनको कुमाऊं केसरी या फिर कुर्मांचल केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगर बनता है कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो आपको तो क्या हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे। नेतृत्व कौन कर रहा है कुली बेगार आंदोलन का, नेतृत्व में लिख देता हूँ, नेतृत्व 13-14 जनवरी 1921 को कौन करेगा, तो ये करेंगे बद्रीदत्त पांडे। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुली बेगार की जांच के लिए एक समिति का गठन होता है। कुली बेगार की जांच के लिए एक समिति का गठन होता है। उस समिति का नाम क्या हो जाएगा, विंठम समिति। विंठम समिति मैंने आपको बताया ना, पीसी विंठम के समय ही क्या होता है कि एक कुली बेगार जो होती है प्रथा चलाई जा रही होती है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि पीसी विंठम क्या रहेगा, जिस समय कुली बेगार आंदोलन होता है उस समय पीसी विंठम ही कुमाऊं कमिश्नर रहता है। तो एक विंठम समिति बनाई जाती है कुली बेगार की जांच के लिए। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, इसका जो अध्यक्ष रहेगा ना वो रहेगा पर्सी विंटम, मतलब जो कि कुमाऊं कमिश्नर पर्सी विंटम ही इसका कमिश्नर रहेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आपको और नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन क्या है, सोमेश्वर से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सोमेश्वर की हम लोग बात कर रहे हैं, सोमेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो वैष्णव बंधुओं ने सोमेश्वर से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वैष्णव बंधुओं ने। इन वैष्णव बंधुओं में दो भाई थे, कौन कौन से, मोतीराम वैष्णव और बद्रीदत्त वैष्णव। चलिए ठीक है। सल्ट से कौन करेगा, सल्ट से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, सल्ट से वो करेंगे हरगोविंद पंत। पिथौरागढ़ से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था प्रयागदत्त पंत ने। और दोस्तों एक बात और, अभी देखिए 2021 में, जनवरी 2021 में क्या हुआ था बागेश्वर में, देखिए जैसे कि 1921 में क्या हुआ था, 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ था। कब, 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार आंदोलन होता है, कहाँ, बागेश्वर में। तो 2021 में क्या हुआ था, इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब, 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। और बागेश्वर में ही, अभी जनवरी की बात है, 2021 की जनवरी की बात है, तो बागेश्वर में इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया गया था और एक रैली भी वहां पर निकाली गई थी। तो हो सकता है क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछ ले कि अगर आपने पढ़ा नहीं है कि कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था, तो इसका उत्तर आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। अगर एग्जाम ऐसा क्वेश्चन बनता है कुली बेगार आंदोलन के 100 वर्ष कब पूरे हुए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2021 में। इसे भी आपने नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, नीचे आपको लिंक दे रखा है। साथ ही में अगर आपको कुछ पूछना होता है तो व्हाट्सअप नंबर ही मैंने नीचे दे रखा है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों। इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देखिए एक एक घंटे के लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, इतना मैटर आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।